सभी सदस्यों को जय हिंद। आज जो इस स्पेशल जो वीडियो है शुरू से अंत तक देखना है। ये जो आरएसा आरेवा का बीच में जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैंने आज देखा मैसेज। इवन आरएसा जो डायरेक्टर है वहाँ पे 2IC कार्की साहब, उनका मैसेज, फिर हमारे रिटायर्ड जेसीओस का सुखदार मेजर CS नायर का, और हरफुल भी कुछ गलत डाल रहा था कि मेरे अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रहा था वो भी। और हमारे कमांडेंट अरुण साहब, क्योंकि वो नाम तो नहीं लिखा था लेकिन उनको लैंग्वेज से, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, मैं देखा सब कुछ। देखिए, आरेवा का जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। केवल आरेसा जो है एज आरेसा जो है गलत है, इसी को हम डी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसा के जितने जो सेंटर इंडिया और नेपाल में जो भी है उनका नाम चेंज हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कानूनन आरएसा आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एक फोर्स में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, यह कानूनन गलत है। जो कि शिलोंग में है, वो मेघालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1983 के तहत भी वो गलत है। किसी प्रकार उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया, कब कराया? 2016 में, जब उस वक्त के जो जनरल थे सचदेव जी हमारे अगेंस्ट में आ गए और हमें ही धमकी देने लग गया कि इसको बंद करो। जबकि हमारा फाउंडेशन क्या है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोई लेना कोई ज़रूरी नहीं, हमने दिया था उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। जवाब में ये आया कि अडूर में है बोला एक एसोसिएशन, उसी पर होगा। आरएसा का बैकग्राउंड देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ यदि आप लोगों को जानता नहीं है तो। जब केरल से ये आपके CS नायर साहब अभी जो आरएसा को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको मैं पूछता हूँ, केरल से 1999 में उस वक्त के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह जो है केस फाइल किया था केरला हाई कोर्ट में बेनिफिट के लिए। उसका जब नोटिस, ये DGR भी रेस्पोंडेंट था, जब DGR को पता चला कि वो SOP का वो दे के एक लेटर लिखता है, जो कई बार मैंने आपको बताया है वीडियो में, बोला कि आप किस लिए कैसे चला गया आप कोर्ट में, हमको क्यों नहीं बताया, SOP नंबर सो एंड सो के अनुसार गलत है। देखिए, आरएसा के थ्रू जो है जितने 1 लाख जो एक्स सर्विसमैन बाहर है, रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, उनको ये लोग कंट्रोल कर रहा है। यानी कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हम जो है कहीं लेटर नहीं लिख सकते हैं। लेटर भी जो उनके थ्रू जाएगा DGR से, तो कहाँ होगा ये? पहले हमने शुरू में कोशिश किया था, कई सारे हमने लेटर दिए DGR को इस बार हमारे बारे में, ड्यूअल कंट्रोल के बारे में, कोई एक्शन नहीं। देखिए, तो क्या आप समझते हैं कि उनके SOP पे आप दब के रह जाएं? अगर दबना था तो एसोसिएशन कहाँ से हम खड़ा करते? तो सचदेव जी का लेटर का रिप्लाई हमने स्ट्रॉन्गली कॉन्स्टिट्यूशनली दिया। आर्टिकल 19 जो है, देखिए, उसी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसी में एसोसिएशन वगैरह का आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के तहत हमने ये आरेवा क्रिएट किया है। और आरेवा क्रिएट करके इंडिपेंडेंटली, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, 4th पे कमीशन जो इन्होंने गलत जो दिया है, यानी कि 25 सितंबर 1985 में असम राइफल को AOB रूल अमेंड करके जो डिपार्टमेंट में डाला है पुलिस करके, वो गलत है। देखिए, क्या ये आरएसा करेगा? वो ऐसा नहीं करेगा। आरएसा क्या करता है? देखिए, हम जो देख रहे हैं, आप भी जो देख रहे हैं, जो भी DGR साहब आते हैं, जवानों का पैसा करोड़ों रुपया में आता है, अपना प्रोग्राम बना के पूरा घूमता है नेपाल वगैरह, इधर उधर घूम के बोलते हैं कि बहुत बड़ा वेलफेयर हो रहा है। उसी पैसे से जो भी आप लोग को मिल रहा है फिनेंशियल एड, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फिनेंशियल एड दे रहा है, वो हमारे पैसा है, उसमें वेलफेयर कहाँ से आया? अगर सीरियस होता। और दूसरी बात बताऊँ आपको, जब मैं कैंटीन का करस्पॉन्डेंस कर रहा था CSD के लिए, कोर्ट में जाने से पहले मैं करस्पॉन्डेंस का DGR को लिखा कि जो है हमको CSD के लिए आप की कोशिश कीजिए। वहाँ से ये जो कमांडेंट राव जो रिटायर हुआ है, आरएसा डायरेक्टर था, वो मेरे को एक रिप्लाई देकर क्या बोलता है, CSD का डॉक्यूमेंट में मेरा है, वो बोलता है वो CP पुलिस कैंटीन में जाइए आप लोग को CSD हमने टेकअप किया था, आपको नहीं मिलेगा बोला। देखिए, तब हमने फिर फाइट किया, कोर्ट में केस किया, जैसे आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, फाइनली हमको CSD मिला। उसी प्रकार से जो ECHS के लिए जो करस्पॉन्ड कर रहा था, तो DGR हमको बताते हैं कि आप लोगों को CGHS मिलेगा। इवन जो अडूर में जनरल चौहान साहब मेरे को बताया स्टेज में, आप लोग पुलिस है, आप लोगों को CGHS मिलेगा, ECHS नहीं मिलेगा। तो उस वक्त तो कोर्ट में केस था, डिवीजन बेंच में था हमारा केरला हाई कोर्ट में। मैंने जाके बताया उधर, वो भी वायरल हुआ था वीडियो। मैंने बताया सर, नो सर, हमको ECHS ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो आर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं। तब जाके देखिए, केस में खुद जाके आर्ग्यूमेंट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक गया। आप लोग को February 5, 2019 से ECHS मिल रहा है। ये जो बोल रहे हैं जो हरफुल वगैरह, क्या आप ECHS कार्ड अगर है तो उसको बंद करके CGHS जाइए। आप CSD में क्यों जा रहे हैं? आप जो है पुलिस कैंटीन के भाग के वहाँ लाइन लगी है। तो यह सब समझने की बात है। देखिए, हम आरेवा जो है काम कर रहा है, आप लोगों को जो कार्य कर रहा है असम राइफल इतने सालों से, उसका बेनिफिट देने के लिए कोशिश कर रहा है, जो इन्होंने 4th सेंट्रल पे कमीशन में हमको गिराया था।
आप वो दिन भी याद करो जो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, वहाँ पे हम लोग ने छोटा सा एक स्ट्राइक किया था, कितने लोगों को जो है कोर्ट मार्शल करके भेजा, कई लोग जो है आत्महत्या कर दिया। वो तो चलो जुडिशरी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रीइंस्टेट किया। जो राइफलमैन था वो कोई सुबदार मिदर होकर रिटायर आया है, वो उनके से नहीं, हमारे जुडिशरी। अब हम जो है लीगली वो सब कार्य आपको देने जा रहे हैं। क्या आप लोग को ओल्ड एज ग्रांट और चाइल्ड जो दे रहा है वो काफ़ी है क्या? आप लोग का पेंशन बढ़ना नहीं चाहिए? जो आर्मी को मिल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन, क्या आपको नहीं चाहिए? क्या आसाम राइफल को एक आइडेंटिटी नहीं चाहिए? क्या इसके विरुद्ध है? मैं आप लोग जो भी है, चलो आप लोग ऑनरेरियम लेते रहो, जो भी बेनिफिट लेते रहो, लेकिन जो कार्य जो हम कर रहे हैं सत्य के प्रति कर रहा है। जनरल कार्निक सर जो पैटर्न इन चीफ और हमारे जो मेंटर तो का डेथ हो चुका है, हमारे प्रेसिडेंट LS यादव सर भी गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं जो शुरू से अभी तक बिल्कुल कानूनी ढंग से सही है। RSA को डी रजिस्ट्रेशन करने का भी अंडर प्रोसेस है, वो भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग का वेलफेयर रुक जाएगा। यदि जवान पैसा देने के लिए तैयार है तो वहाँ बनेगा RSA की जगह डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। देखिए वो डिपार्टमेंट बनेगा। ये जो बेनिफिट आपको, और जितने जो सेंटर है RSA के, वो जो है प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी जो आरेवा जो कर रहा है अभी, जो रजिस्ट्रेशन करके हम सालाना जो है एनुअल जनरल मीटिंग करके रिपोर्ट देते हैं, कई सारे हैं लीगलिटीज़, उसको फॉलो करना चाहिए हर जो है सेंटर। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंटर रजिस्टर्ड कर दिया लेकिन सालाना रिपोर्ट आप लोग देते नहीं हैं, प्रॉपर हो जाएगा, नियम के प्रकार चले गए। इसमें जो है DGR जो है कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है कि मैं वहाँ जाके वेलफेयर कर रहा हूँ, वहाँ चला गया, घूमते रह रहा है, अभी रिटायरमेंट का कुछ समय रह गया। और जहाँ तक ये सेना मेडल जो भी निकाल दिया, देखिए अभी CS नायर का आया था, मैंने सुबदार मिदर का सुना कि वो कर रहा है, बोला कोशिश कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर को मिल रहा है, ये मिल रहा है, डॉक्यूमेंट थोड़ी सभी को दिखाएगा, उनको वो भी अंधकार में है। उनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट का जानकारी रखता हूँ मैं। जब 2022 से निकला, 2 साल नहीं चाहिए DG साहब को असम राइफल से सेना मेडल को रिस्टोर करने के लिए। यदि वो गलत फहमी से हो गया हो तो हमेशा जाता रहता है दिल्ली में, करेक्ट अपॉइंटमेंट लेके डिफेंस सेक्रेटरी से मिल सकता है, होम सेक्रेटरी से मिल सकता है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेके मिल सकता है, और उनको बता सकता है कि असम राइफल आज भी आर्मी की ड्यूटी कर रहा है, बॉर्डर गार्डिंग। ओके, बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी के अलावा मेजर जो है प्राइमरी रोल असम राइफल का है CICT ऑपरेशन इंडियन आर्मी के तहत, जिसके तहत वो भी इधर है DGR आर्मी अफसर, नहीं तो IPS के अफसर आना था। अगर सरकार सही है तो क्या था, असम राइफल का जब पुलिस में किया है ऑपरेशन कंट्रोल भी पुलिस में जाना था, हम MHA के अंदर रहते, वो भी होने नहीं दिया। ना ही ये CAPF है। देखिए बहुतों को ये भी पता नहीं है कि असम राइफल है क्या चीज़, पुलिस में तो डाल दिया, लेकिन जब बाद में CAPF का जो डेफिनेशन निकला 18 अप्रैल 2011 में, वहाँ हम लोग नहीं था। क्यों नहीं था? बोलते हैं कि हम लोग पारामिलिट्री है। काफ़ी कोशिश हुआ, देखिए 2017 में एक बार कोशिश हुआ हमें CAPF में डालने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि इंडियन आर्मी माना नहीं। अभी ये जो DG, अभी प्रेजेंट DG को मैंने काफ़ी डिटेल से 2 साल पहले बताया था कि हम लोग पारामिलिट्री है, पारामिलिट्री का एक नोटिफिकेशन निकालिए MHA को बोल के, वो ना करते हुए इन्होंने भी एक बार ट्राई किया पुलिस CAPF में लाने के लिए। 3 जनवरी 2024 का चिट्ठी जो मैंने सभी को दिया था, चिट्ठी इवन प्राइम मिनिस्टर तक, पूरे होम मिनिस्टर, ये गलत है करके, क्योंकि वो हमें ना घर का है ना घाट का है, अभी भी CAPF में भी नहीं है। फाइनली क्या है 2023 में जो निकाला इनके थ्रू, DG के थ्रू हमें एक्स CAPF में डालने के लिए, वो माना नहीं। लास्ट में जाके इंडियन आर्मी क्या बोलता है, ये पारामिलिट्री रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह रहो? क्या आरेवा मैं बंद कर दूं क्या? जो काम नहीं करना है, केवल आपको ओल्ड एज ग्रांट से हो जाएगा, असम राइफल का आइडेंटिटी मिल जाएगा, इसके ऊपर गौर करो। जो सर्विस में जो है हमारे क्या बोलते हैं कार्के साहब, उसका तो बात मेरे को समझ में आता है, क्योंकि उनको कमांडेंट बनना है। DG जो बोलेगा वही करेगा, वही है RSA का ड्यूटी वहाँ, उनका इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ठीक है ना। वेलफेयर चाहते हुए भी जैसे जो भी वहाँ रहा है, CSG का उसका रिप्लाई किया जाता है, मैंने ही फोर्स करके वहाँ पे जो उस वक्त के कोर्ट मार्शल जनरल का DO लेटर मैंने मिला, फिर वहाँ जाके उनको दबाव में आके फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है यादव साहब के टाइम में, तब उनका निकला है फाइल, जबकि बंद था फाइल, वह जो कई लोगों को पता है। उसी के पीछे फिर मैंने कोर्ट में किया जब डिले हो रहा था। जो भी बेनिफिट मिल रहा है, हमारा जो आरेवा जो कार्य कर रहा है, या एज एन इंडिविजुअल मैंने 2009 से 2014 तक जो कार्य किया है, या केवल आप लोग को 4th सेंट्रल पे कमीशन में जो गड़बड़ किया है, देखिए CPO गलत साबित हुआ। अभी CPO तो बना दिया पुलिस, हमें CAPF में नहीं है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, देखिए, और ना ही ये लोग करने दे रहे हैं आर्मी ऑफिसर।
उसका कारण बहुत कुछ है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करो। हम कभी आरएसआ के अगेंस्ट में नहीं है। आरएसआ लीगली रॉन्ग है, ये मैंने बताया है। आरएसआ अभी भी वक्त है उनको कि इसको डिपार्टमेंट में चेंज करो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेंट वेलफेयर। जितने आरएसआ सेंटर है इंडिया में भरा हुआ है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। अपना रिपोर्ट रिटर्न जो है सालाना दो, जैसा आरेवा दे रहा है 10 साल से। ये है, आप लोग समझने की कोशिश करो इम्पोर्टेंस आरेवा का। और डीजीआर क्यों आरेवा के अगेंस्ट में है? क्योंकि उसको उनको डर लग रहा है कि उनका अस्तित्व चला जाएगा, उनका मनमानी करना चला जाएगा। ये है। देखिए, मुझे डीजीआर साहब से भी पर्सनल बैर नहीं है, केवल इतना है कि वो 3 टाइम्स पोस्टिंग आ गया है, एज ए कैप्टन, एज ए मेजर जनरल, और ब्रिगेड के टाइम में भी उसने कंट्रोल किया है नॉर्थ ईस्ट में, एज ए डीजीआर। डीजीआर में तो कर सकता था। उदाहरण भी देखो, एक ब्रिगेडियर लेखराज कुंवर जो गोरखा रेजिमेंट गढ़वाल राइफल से आते थे, ये आपके जम्मू कश्मीर मिलिशिया को 1972 में इंडियन आर्मी में ले गए। देखिए, वो ही वॉज द कमांडर देयर। अभी जैसा हमारा लेफ्टिनेंट जनरल या डीजीआर है, वो बारे में मैंने बताया इनको। उन्होंने खुद ड्राफ्ट लिख के, वो जो 1976 में जैक लाई के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। देखिए, उनका बजट भी जाता है डिफेंस सिविल एस्टीमेट से। जो भी मैं करता हूँ वो सर्विसेज एस्टीमेट में नहीं है। असम राइफल को भी उसी तरह रख सकते हैं, लेकिन हमारे डीजीआर उसके खिलाफ है। बोलते हैं कि नहीं पुलिस करके रखो, आर्मी का हम काम लेते रहेंगे। अभी कन्वेंशनल वार का प्रैक्टिस दे रहा है असम राइफल जवानों को। आर्मी का जो युद्ध है, बहुत सारे है। ये सब जो गलत है उसको हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यही हम कर रहे हैं। गलती क्या, ये गलती है? आप भी लोग बताओ, कमेंट में डालो। क्या आरेवा गलत कर रहा है? क्या तुलसी नहर गलत है? लोग हल्ला कर रहे हैं कि तुलसी नहर को जो है बदली करो करके भी बोल रहे हैं लोग, क्योंकि ये गलत है आदमी। आप लोग सुनो, ये जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोग कमेंट दो जो भी है, तो मैं भी देखूं कि कितने लोग जो है आरेवा का फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट में हैं। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।